गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज का सेशन DSSB के लिए है और इससे संबंधित और भी जो एग्ज़ाम्स जिनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली ये DSSB का प्रैक्टिस सेशन है। DSSB का एग्ज़ाम जो कि होना है, मेल की डेट आ चुकी है 13 फरवरी और फीमेल की भी डेट आने ही वाली होगी। तो जिसके ये फॉर्म जो है ये तो पिछले साल भरे गए थे और आप लोगों को पता ही है कि DSSB के TGT के फॉर्म्स जो हैं वो 8 फरवरी से भरे जाने वाले हैं। तो इसमें बाकी तो जो कौन लोग एलिजिबल होंगे, क्या वुमेन को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और उम्मीद तो पूरी है कि इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो अप टू 40 ईयर्स मिल सकता है इसमें। तो देखिए, होप फॉर द बेस्ट कि एज रिलैक्सेशन मिले, तो जो लोग अभी तक तैयारी शुरू नहीं कर पाए हैं वो भी इसकी तैयारी शुरू कर पाए। तो चलिए, इसके साथ ही DSSB TGT एंड PGT प्रैक्टिस सेशन 6 है और ये आज मैं जो लेकर आई हूँ वो उसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। दोनों ही क्वेश्चंस मतलब मैंने छोटे छोटे सेशंस मेरे रहते हैं और उसमें दोनों ही मैंने आज जो लिए हैं क्वेश्चंस दोनों लिए हैं। और ये हमारा हमारे DSSB के लाइव बैच और वीडियो बैच शुरू, मतलब वीडियो बैच तो ऑलरेडी है, लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है 16 जनवरी से। दोज हु वांट टू एनरोल, और जो लोग वेट भी कर रहे हैं 8 फरवरी का वेट कर रहे हैं, आप लोगों को एक सबसे पहले बताओ, हमारे जो DSSB के बैचेस हैं वो 3 बैचेस हैं। पहला वीडियो बैच की बात करते हैं। पहला वीडियो बैच है जो लाइव क्लासेस का ही बैकअप है। वीडियो बैच में स्टूडेंट्स को सारे जो वीडियोस हैं वो एक साथ मिल जाते हैं। जो एक DSSB का बैच ख़त्म हुआ उसका सारा वीडियो बैकअप है और इसके साथ नोट्स जो हैं वो बुक फॉर्म में उनके घर पर पहुंचते हैं। हाँ, 7 से 10 दिन लग जाते हैं नोट्स पहुंचने में, क्योंकि हम जो है कुरियर करते हैं और जहाँ कुरियर की सुविधा नहीं होती वहाँ पर स्पीड पोस्ट से जाते हैं। तो लेकिन नोट्स जो हैं सबके घर पर पहुँचते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक बैच है जिसमें जो लाइव बैच है जो लिटरेचर और ग्रामर दोनों का है, जो इसमें स्टार्ट हो चुका है 16 जनवरी से। इसकी जो भी बैकअप रहता है वो जब जो क्लास हो जाती है उस वो बैकअप के रूप में उसमें लाइव क्लासेस में और कंटेंट में डल जाती है। तो जैसे कोई भी कहीं से भी बैच को खरीदता है, ज्वाइन करता है, तो इसके लिए ये नहीं है कि पिछली क्लासेस कैसे करें, सारा बैकअप जो है उनको तैयार मिलता है, सब चीज़ उनको तैयार मिलती है। और अभी इतना कुछ समय भी नहीं हुआ है और है भी तो भाई क्वालिटी जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप जो है बैच खरीदते हैं, जहाँ से भी खरीदते हैं, आपके पास कंटेंट सारा रहता है, आप उसको कवर कर सकते हैं, चाहे लिटरेचर हो या ग्रामर हो। एक बैच ये जो है सिर्फ लिटरेचर और ग्रामर का है, एक बैच सिर्फ लिटरेचर का है। जो लोग ग्रामर जिनकी अच्छी है नहीं पढ़ना चाहते ग्रामर, तो वो सिर्फ एक बैच सिर्फ लिटरेचर का है। नोट्स इसमें भी हैं, नोट्स इसके भी जो है वो कोरियर होते हैं और जो है इसके नोट्स भी जो है आपके घर पर आपको पहुंचाए जाएंगे। इसमें भी नोट्स जो हैं आपके लिटरेचर के, ग्रामर के और क्वेश्चन आया और लिटरेटम, सब कुछ आपको इसमें भी जो है सब कुछ मिलेगा। तो ये हमारे DSSB का है, ये लाइव पेड बैच है जो कि, और इसके लिए आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो AP के लिंक जो है वो आपको यही इसमें नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाकर आप देख सकते हैं इन बैचेस को। हमारे जो वीडियो बैचेस हैं उसमें कॉम्बो बैच भी है जो UP TGT एंड DSSB TGT PGT दोनों का है। कुछ लोग दोनों की ही तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्बो बैच है जिसमें दोनों के ही नोट्स जो हैं वो आपके घर पे आते हैं। ये वीडियो बैच है, दैट इज़ अ वीडियो बैच जिसमें UP TGT और DSSB दोनों ही जो है कंबाइंड फॉर्म में है। चलिए, इसके साथ अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और हाँ जी, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। द लाइन बेटर टू रेन इन हिल देन सर्व इन हेवन अपीयर्स इन डॉन जुआन, किंग लियर, पैराडाइज लॉस्ट और मर्डर इन द कैथीड्रल।
तो ये जो लाइन है, आप सबने ये लाइन कभी ना कभी जरूर अपनी ज़िंदगी में पहली बार जो है कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी। और ये जो लाइन है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये लाइन जो है वो किसकी है? और आप लोग जान भी गए होंगे कि ये लाइन किसकी है। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है और ये सैटर्न की लाइन है, सैटर्न की। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देती हूँ। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन का एपिक है। ये फॉल करता है कौन सी कैटेगरी में? सेकेंडरी एपिक में। जब फॉल होता है, यानी कि जब जो रिबेलियस एंजल्स हैं, जब गॉड के खिलाफ वो खड़े होते हैं और उसके बाद वो हार जाते हैं और उनको फेंक दिया जाता है हेल में, तो वो जो फॉल है वो 9 दिन तक चलता है। और उसके बाद जब सैटर्न जो है वो हेल में पहुंचता है, तो हेल में जो है वो कहता है अब नेक्स्ट टू सैटर्न बील्ज़ेबब से, बील्ज़ेबब जिसे लॉर्ड ऑफ फ्लाइज भी कहा गया है, बील्ज़ेबब से कहता है इट्स बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, कि इट्स ऑल ओवर हियर, सब कुछ दिमाग में है। हेल में रेन करना हेवन में हेवन में नौकर बनने से कहीं बेहतर है कि हेल में राज करना। तो ये पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न की स्पीच, और पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। Now the next question is, Astrophel is a pastoral elegy written by Spencer in the memory of। एस्ट्रोफेल एक पेस्टोरल एलिजी है। एस्ट्रोफेल का नाम एस्ट्रोफेल पड़ा क्यों? सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी इन्होंने लिखा है, एक इनका जो है एक वर्क है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ये वर्क किसका है? ये वर्क है सर फिलिप सिडनी का, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसमें 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स हैं। ये सोनेट सीरीज जो उन्होंने लिखी थी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, उसमें उन्होंने खुद को जो है सर फिलिप सिडनी ने खुद को एस्ट्रोफेल यानी कि स्टार लवर के रूप में दिखाया है, और स्टेला पेनिलोपी ड्यूरेक्स को माना है। स्टेला मीन्स होता है स्टार, स्टेला स्टार। और यहीं से स्पेंसर ने उनकी मृत्यु के उपरांत उनके लिए एक एलिजी लिखी थी जिसका नाम उन्होंने दिया था एस्ट्रोफेल। उन्होंने इसको नाम जो है वो दिया था क्योंकि इन्होंने एक सोनेट सीरीज लिखी थी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, तो 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स की। तो सर फिलिप सिडनी को श्रद्धांजलि देते हुए स्पेंसर ने उनकी याद में लिखी थी एस्ट्रोफेल, एक पेस्टोरल एलिजी उन्होंने लिखी थी। The second nun's tale in the Canterbury Tales recounts the legend of A. Holy Grail, B. A child martyr, C. Saint Agnes, D. Saint Cecilia। ये जो पहली बात कैंटरबरी टेल्स जो कि चौसर का मैग्नम ऑपस है, चौसर ने इसे बोकैचियो के डेकामेरॉन से प्रभावित होकर लिखा था। ये चौसर के इंग्लिश पीरियड का वर्क है। Chaucer wanted to write 120 stories, but he could complete only 24 stories, जिसमें से he could write only 24 stories, जिसमें से 21 कंप्लीट हैं और 3 इनकम्प्लीट हैं। उन्हीं में से एक जो कहानी है सेकंड नन्स टेल, वो किसके बारे में बताती है? सेंट सिसिलिया के बारे में। ये जो कहानी है किसके बारे में है? सेंट सिसिलिया के बारे में। अब सेंट सिसिलिया के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। सेंट सिसिलिया कौन है? पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिशियंस है। सेंट सिसिलिया पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिशियंस, पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिशियंस। सेंट सिसिलिया जो है वो पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिशियंस हैं। चौसर ने सेंट सिसिलिया पर 2 वर्क्स लिखे हैं, अ लेजेंड ऑफ सेंट सिसिलिया एंड द सेकंड नन्स टेल। चौसर ने 2 इन पर जो है लिखे हैं, अ लेजेंड ऑफ सेंट सिसिलिया और दूसरा सेकंड नन्स टेल। और सेंट सिसिलिया कौन है? पैट्रन सेंट ऑफ म्यूजिशियंस हैं। He is patron saint of musicians. Song for Saint Cecilia's Day by Dryden, which glorifies music, is a sonnet, a narrative poem, an ode, a threnody।
ये अभी मैंने आपको बताया कि सेंट सिसिलिया पैट्रन सेंट ऑफ फॉर म्यूजिशियंस हैं। चौसर ने उनके ऊपर 2 वर्क्स लिखे हैं, लेजेंड ऑफ सेंट सिसिलिया और सेकंड नन्स टेल। लेकिन जो ड्राइडन है उन्होंने सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियाज डे जो लिखा है, जिसमें म्यूजिक को ग्लोरीफाई करा है, वो क्या है? दैट इज एन ओड। दैट इज एन ओड, ये एक ओड है। मेन थीम फॉर सेंट सिसिलियाज डे इज द पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ हारमोनिया मंडी। इसकी जो थीम है वो है जो पाइथागोरियन थ्योरी है हारमोनिया मंडी, दैट म्यूजिक इज द सेंट्रल फोर्स इन अर्थ्स क्रिएशन। मेन थीम जो सेंट सिसिलियाज डे की है वो है हारमोनिया मंडी, दैट इज म्यूजिक इज अ सेंट्रल फोर्स इन अर्थ्स creation. Music is the central force in Earth's creation. Bertolt Brecht's play Mother Courage and Her Children is a plea against realism, colonialism, enlightenment या war. Mother Courage and Her Children एक बहुत ही one of the best plays of Bertolt Brecht, जो कि Bertolt Brecht का है। और ये जो प्ले है, ये बर्टोल्ट ब्रेट एक जर्मन ड्रामेटिस्ट थे। ये 1939 में लिखा गया था। दिस प्ले वाज रिटन इन 1939। जो ये मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन जो है ये 1939 में लिखा गया था। बर्टोल्ट ब्रेट एक जर्मन जो है वो राइटर थे। ही वाज अ जर्मन ड्रामेटिस्ट। और ये जो प्ले है इट्स अ प्ली अगेंस्ट वॉर। ये वॉर के अगेंस्ट जो है एक विनती है। और ये जो प्ले है ये इसमें नाजी इन्वेजन ऑफ पोलैंड एंड पोलैंड के नाजी इन्वेजन के अगेंस्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अगेंस्ट, इसमें इन द वेक ऑफ नाजी इन्वेजन ऑफ पोलैंड एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इसमें से प्रभावित होकर ये प्ले जो है वो लिखा गया है। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है एना फियरलिंग। जो मेन कैरेक्टर है मदर करेज जिसको कहा, जिसके नाम पे ही है, दैट इज एना फियरलिंग। दैट इज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले, एना फियरलिंग। और उसके 3 बच्चे हैं, जो उनके तीनों बच्चे जो है वॉर के दौरान खत्म हो जाते हैं। और उसी वॉर में जिसमें वॉर का वो फायदा उठाना चाहती है। ये प्ले जो है सबसे पहली बार 1941 में परफॉर्म किया गया था, जिस समय ब्रेट जो है वहाँ उपस्थित नहीं थे। और ब्रेट ने इसको 1948 में इसको जो है वो इसको ड्रामेटाइज किया था। द प्लेज ऑफ W.B. ईट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। W.B. ईट्स के प्लेज किससे इन्फ्लुएंस है? इंडियन थिएटर, जापानीज थिएटर, फ्रेंच थिएटर या अफ्रीकन? W.B. ईट्स का नाम सुनते ही दिमाग में आता है शायद इंडियन थिएटर से प्रभावित हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। W.B. ईट्स के जो प्लेस थे वो इन्फ्लुएंस थे जापानीज थिएटर से। W.B. ईट्स के प्लेस जो हैं वो जापानीज थिएटर से प्रभावित थे। वो दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय जापानीज थिएटर। जापानीज थिएटर का बहुत गहरा प्रभाव है मॉडर्निस्ट लिटरेचर पे। जापानीज थिएटर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्निस्ट लिटरेचर। और ईट्स ने ये जो थिएटर है इंट्रोड्यूस टू नो थिएटर बाय एजरा पाउंड। इंट्रोड्यूस टू नो थिएटर बाय एजरा पाउंड। और ईट्स ने ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट लिए थे फ्रॉम नो से लिए थे, NOH, नो से स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो है वो लिए थे। W.B. ईट्स के जो प्लेस थे वो जापानीज थिएटर से प्रभावित थे। जापानीज थिएटर का बहुत गहरा प्रभाव है मॉडर्निस्ट लिटरेचर पे, और नो के प्ले से उन्होंने जो है स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स लिए थे। Who said the hero Shakespeare's great classical trilogy is Rome? ये किसने कहा है? तो इसके ऑप्शंस देखिए, विल्सन नाइट, एल्सी नाइट्स, डावो विल्सन, एडवर्ड डाउडन। Who said the hero Shakespeare's great classical trilogy is Rome? इसमें विल्सन नाइट ने कहा है। ये कथन है विल्सन नाइट का, जिन्होंने व्हील ऑफ फायर लिखी है। विल्सन नाइट का ये कहना है। Who is the writer of Wheel of Fire?
विल्सन नाइट। व्हील ऑफ फायर उनका जो है वो वर्क है, व्हील ऑफ फायर। और विल्सन नाइट जो है ये एक जो इनका ये विल्सन नाइट का व्हील ऑफ फायर है, कलेक्शन ऑफ एसेज ऑन शेक्सपियर है। ये कलेक्शन ऑफ एसेज हैं किस पर? शेक्सपियर पे। ये एसेज जो हैं वो कलेक्टेड मतलब कलेक्टेड फॉर्म में एसेज लिखे गए हैं। और इसमें एक बहुत ही प्रोवोकेटिव एसे भी है जिसका नाम है द एम्बेसी ऑफ डेथ। द एम्बेसी ऑफ डेथ ये भी इसी में ही है, ये कलेक्शन ऑफ एसेज में, द एम्बेसी ऑफ डेथ। द बैटल ऑफ फिलिपी फीचर्स इन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, कोरियोलिनस या रिचर्ड थर्ड। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बैटल ऑफ फिलिपी फीचर करती है जूलियस सीजर में। जूलियस सीजर शेक्सपियर का प्ले जो कि 1599 में ग्लोब थिएटर में जिस प्ले की शुरुआत जिस प्ले से हुई थी वो था जूलियस सीजर। और जूलियस सीजर में ही बैटल ऑफ फिलिपी को दिखाया गया है। ये 1599 का प्ले है जूलियस सीजर, जो शेक्सपियर का रोमन प्ले है। और ये है जूलियस सीजर जो कि एक डिक्टेटर था रोम का, और कैसे उसका असैसिनेशन किया गया उसी के वफादारों के द्वारा। इसलिए मरते समय जूलियस सीजर के वर्ड्स थे एट टू ब्रूट। द बैटल ऑफ एक्टियम वेस्ड एट सी अपीयर्स इन जूलियस सीजर, मकबेथ, कोरियोलिनस या एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो बैटल ऑफ फिलिपी जो है वो जूलियस सीजर में है, और बैटल ऑफ एक्टियम जो है वो एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी शेक्सपियर का ही प्ले है, और ये भी शेक्सपियर का रोमन प्ले है। ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पहली बार परफॉर्म करा गया था 1607 में, इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था। प्लॉट जो बेस्ड है वो थॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन पे है, प्लूटार्क्स लाइव्स पे। और ये क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की कहानी पर आधारित है, क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की कहानी पर। इसी से प्रभावित होकर ऑल फॉर लव लिखा है ड्राइडन ने। Circulating libraries came into vogue in Britain during the 1850s, 1800s, 1780s या 1660s। सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज एक बहुत ही ये जो फेमस हुई थी, ये हुई थी 1780s में। दे बिकेम फेमस इन 1780 सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज। इससे लोगों को एक बहुत फ़ायदा हो गया था, लिटरेचर बहुत वास्ट क्वांटिटी में उनको मिलने लगा था। तो सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज बहुत ही ज़्यादा फेमस थी 1780s में। Women Beware Women, a play by Middleton, uses the device of the game of crochet, chess, hide and seek, bowling। ये Women Beware Women जो है ये बहुत ही बढ़िया प्ले है मिडल्टन का, और इसमें जो है ये इन्होंने जो गेम यूज़ करा है वो चेस यूज़ करा है, दैट इज़ चेस। मिडल्टन का एक और प्ले है जिससे का टाइटल भी उन्होंने लिया है। टॉमस मिडल्टन की जो ये ट्रेजेडी है विमेन बिवेयर विमेन, ये कहानी बताती है बियांका की। ये बियांका की स्टोरी जो है बताती है, और इसमें बियांका का सेडक्शन जो है वो दिखाया गया है बाय द गेम ऑफ चेस। चेस के प्यादों के जैसे जैसे चेस के प्यादे चल रहे हैं वैसे वैसे सेडक्शन जो है वो दिखाया गया है। तो ये एक ट्रेजेडी है विमेन बिवेयर विमेन, मिडल्टन की है। इसमें सेडक्शन दिखाया गया है बियांका का, और गेम एट चेस हर प्यादे के साथ जो है वो सेडक्शन दिखाया गया है। यही मिडल्टन ने इसी डिवाइस को, चेस के डिवाइस को यूज़ किया है गेम एट चेस में भी। गेम एट चेस में भी उनका एक और है, गेम एट चेस में भी यूज़ किया है। और टी.एस. इलियट ने गेम ऑफ चेस विमेन बिवेयर विमेन का जो लिया है वो उन्होंने अपने वेस्टलैंड में उनका जो सेकंड जो सेगमेंट है द गेम ऑफ चेस, उसमें उन्होंने यही डिवाइस उन्होंने भी यूज़ करी है। तो विमेन बिवेयर विमेन, गेम एट चेस, ये दोनों प्ले मिडल्टन के हैं। और इस वाले में जो विमेन बिवेयर विमेन में है इसमें चेस के माध्यम से सेडक्शन दिखाया गया है, चेस। The fictional character Dash is based on the real life person Dr. Joseph Bill, Dr. Arbuthnot, Dr. Gulliver, Sherlock Holmes, Robinson Crusoe। आपको पता है एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही फेमस कैरेक्टर जो भी जिसको भी थ्रिलर ऑफ जो है
डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का शौक है और उसने शर्लक होम्स नहीं पढ़ रखा है, ऐसा हो नहीं सकता। शर्लक होम्स का जो कैरेक्टर है वो आर्थर कॉनन डायल के द्वारा गढ़ा गया था, और ये जो फिक्शनल कैरेक्टर है शर्लक होम्स, ये डॉक्टर जोसेफ बेल पर आधारित है। आर्थर कॉनन डायल जो हैं वो इनके क्लर्क हुआ करते थे, और इनकी वो भी बहुत जो ये जोसेफ बेल थे ये भी बहुत कम चीज़ों से एक बहुत बढ़िया इलेबरेशन, बहुत ही बढ़िया जो है वो डिडक्ट करते थे चीज़ों को। तो वो उन्हीं की पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर आर्थर कॉनन डॉयल ने ये एक इमोर्टल कैरेक्टर गढ़ा था, शर्लक होम्स। शर्लक होम्स ये एक सर्जन थे। The Decline and Fall of the Roman Empire was written by the 18th century historian Edward Gibbon, Edmund Burke, F.L. Lucas या आर्नल्ड जे। भाई डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर लिखा गया है एडवर्ड गिबन के द्वारा। एडवर्ड गिबन के द्वारा लिखा गया है, और यह माना जाता है कि गिबन को फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट रोम इन्हें कहा जाता है। He is called modern historian of ancient Rome. Modern historian of ancient Rome इन्हें कहा जाता है। ठीक है जी। एडवर्ड गिबन को डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर 18th सेंचुरी का ये वर्क एडवर्ड गिबन के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है गिबन को पहला मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट रोम कहा जाता है। When sorrows come, they come not single spies but in battalions. A quote from Othello, Romeo and Juliet, King Lear या Hamlet। ये जो लाइन है ये हैमलेट की लाइन्स है। इसमें क्लॉडियस कह रहा है कि ये ऑफिलिया को इसमें ऑफिलिया का एग्जाम्पल दे रहा है कि पहले बेचारी जो है वो अभी पागल हो गई, उससे पहले उसके फादर को मार दिया गया, उसके लवर ने उसे छोड़ दिया। तो ओफिलिया के बारे में वो ये कथन कह रहा है, When sorrows come, they come not single spies but in battalions. The Bishop Orders His Tomb is a poem by Tennyson, Browning, Yeats, Hopkins. The Bishop Orders His Tomb at St. Prague's Church, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और लिखा गया है ब्राउनिंग के द्वारा। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और लिखा गया है ब्राउनिंग के द्वारा, ये लिखा गया है। तो ये थे लिटरेचर के क्वेश्चंस। अब चलिए बढ़ते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, बाय नेक्स्ट ईयर आई डैश इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, विल टीच, टॉट, हैव टॉट, विल हैव टॉट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक चीज आ रही है बाय नेक्स्ट ईयर। बाय आता है और उसमें बाय के साथ फ्यूचर टाइम दिया होता है, तो कौन सा टेंस यूज होता है? दिमाग में एकदम क्वेश्चन देखते ही दिमाग में आना चाहिए, बाय के साथ अगर फ्यूचर टाइम दिया हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है। इनमें से कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है? विल टीच फ्यूचर इंडेफिनिट, टॉट पास्ट इंडेफिनिट, हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट, विल हैव टॉट ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 10 years। तो देखिए इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी मेरे पास ये खुला हुआ भी है टेंसेस का, अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और एक आध क्वेश्चंस के थ्रू बताऊं। देखिए जैसे ये है कि we will finish our work by noon। तो आप यहाँ देखिए बाय के साथ फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये आएगा we'll have finished our work by noon। तो ये जो है यहाँ पर आएगा दैट इज बाय के साथ अगर फ्यूचर टाइम दिया हो
तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, द फाइनेंस मिनिस्टर डैश दैट हिज बजट वुड बूस्ट द इकोनॉमी। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी, पहले आप ऑप्शन देखिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये यहाँ पर अगर ये आया है तो ऐसा क्यों आया है, इसका क्या रीज़न है, दैट आई विल लेट यू नो। तो पहले आप लोग ऑप्शन देखिए, होप्ड, हैड बीन होपिंग, इनमें से क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आपको होप्ड लग रहा है तो होप्ड क्यों आना चाहिए, हैड होप्ड आ रहा है तो हैड होप्ड क्यों आना चाहिए? तो मैं आप लोगों को देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर डैश दैट हिज बजट वुड बूस्ट द इकोनॉमी। आप यहां पर ये देखिए कि अगर सेंटेंस में आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज की उम्मीद करी गई मगर वो काम पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम जो है, अगर ये होता था फाइनेंस मिनिस्टर होप दैट हिज बजट वुड बूस्ट द इकोनॉमी, कि फाइनेंस मिनिस्टर ने उम्मीद की थी कि उनका बजट जो है वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, और उसने किया। लेकिन अगर हम यहाँ लगाते हैं द फाइनेंस मिनिस्टर हैड होप्ड दैट हिज बजट वुड बूस्ट द इकोनॉमी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो यहाँ पर आएगा कि जब हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं मगर वो उम्मीद पूरी ना हो तो वहाँ पे लगाया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में वहाँ पे वुड हैव नहीं लगाया जाता, कोई कंडीशनल नहीं है। अगर होप के साथ, थिंक के साथ जो है आप हैड लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने पास्ट में कोई उम्मीद करी थी मगर वो उम्मीद पूरी ना हुई। तो यहाँ आएगा द फाइनेंस मिनिस्टर हैड होप्ड दैट हिज बजट वुड बूस्ट द इकोनॉमी बट इट डिड नॉट हैपन। तो यहाँ आएगा हैड होप्ड, यहाँ आंसर होगा हैड होप्ड। इसके बारे में बता दूं, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंट, सपोज, वर्ब्स के बाद अगर पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं तो उससे पता चलता है कि उम्मीद तो की गई थी मगर वो उम्मीद पूरी ना हुई। नाउ आगे बढ़ते हैं। I don't like milk, so I dash tea with breakfast. Generally, am generally having, was generally having, had. भाई देखिए, जनरली से ये पता चल रहा है कि ये जो है एक हैबिट है, और हैबिट बताने के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इनमें से कौन सा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है? आई डोंट लाइक मिल्क सो आई जनरली हैव टी विद ब्रेकफास्ट। तो जो हैबिट बताता है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें आंसर आएगा आपका ए। वेयर डैश योर समर वेकेशन, कुड आई ऑल्सो कम अलॉन्ग। पहली बात, यहाँ पर जो नीचे वाला सेंटेंस है वो देखिए, कुड आई ऑल्सो कम अलॉन्ग, ये एक रिक्वेस्ट के तौर पे पूछा जा रहा है। और जब आप कभी किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की कोई ऑप्शन के बारे में पूछ रहे होते हैं, कोई चॉइस पूछ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ करते हैं कि व्हाट डू यू प्रेफर के सेंस में। तो यहाँ पर वेयर, अगर आप ये कहते हैं वेयर विल यू स्पेंड, तो इसका मतलब है फ्यूचर में कहाँ जाओगे। लेकिन अगर कोई चॉइस के सेंस में एक उसमें चॉइस के सेंस में पूछा जा रहा हो तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं? वुड का। तो वेयर वुड यू बी स्पेंडिंग योर समर वेकेशन, वेयर वुड यू बी स्पेंडिंग योर समर वेकेशन। तो ये जो है एक किसी रिक्वेस्ट के लिए, किसी चॉइस के लिए, तो हम वहां वुड का यूज जो है वो करते हैं। डैश, इफ आई डैश यू आई वुड रिएक्ट इन अ डिफरेंट मैनर। पहली बात, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कंडीशनल है, दैट इज अ कंडीशनल वन। और कंडीशनल भी कौन सा है? ये कंडीशनल है आपका जब प्रेजेंट में एक ऐसी सिचुएशन बताई जाती है, जब जो एक काल्पनिक स्थिति बताई जाती है। प्रेजेंट की काल्पनिक स्थिति बताने के लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, और उसमें भी क्या होता है कि अगर आपका जो मेन वर्ब ना हो तो होने के लिए बी फॉर्म में वर यूज करते हैं, और अगर मेन वर्ब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो इफ आई वर यू आई वुड रिएक्ट इन अ डिफरेंट मैनर। तो यहाँ आएगा इफ आई वर यू आई वुड रिएक्ट इन अ डिफरेंट मैनर। She would not have lost temper if she dash a better control over herself. सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ would not have आ रहा है, ठीक है। would not have आ रहा है यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखिए, शी वुड नॉट हैव लॉस्ट टेम्पर इफ शी डैश। भाई अगर उसका खुद पे कंट्रोल होता तो वो अपना आपा नहीं खोती,
यानी कि उसने आपा खो दिया, तो ये काम पास्ट की बात की जा रही है, प्रेजेंट का कंडीशनल नहीं है। पास्ट का कंडीशनल बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो इफ शी हैड, और हैड के बाद फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इफ शी हैड हैड अ बेटर कंट्रोल, इफ शी हैड हैड अ बेटर कंट्रोल ओवर हरसेल्फ शी वुड नॉट हैव लॉस्ट टेम्परेचर। आई आस्क्ड देम व्हाई दे डैश सो सून, मैंने उनसे पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। मैंने पूछा, बात खत्म हो गई, उस समय जो एक्टिविटी कंटिन्यूड थी उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हाई दे वर लीविंग सो सून, आई आस्क्ड देम। और ये भाई ऐसा है कि इसमें आई आस्क्ड देम क्या, तो ये नाउन क्लॉज आ रहा है, तो ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में लगेगा। तो आई आस्क्ड देम व्हाई दे वर लीविंग सो सून, तो यहां आएगा ए। इफ यू वेंट नाउ यू डैश द सेलिब्रेशन। अब आप यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी ये कंडीशनल है, प्रेजेंट का कंडीशनल, एक प्रेजेंट का एक ऐसा कंडीशन जो एक प्रेजेंट की एक ऐसी चीज बता रहा है जो पॉसिबल नहीं है, कि अगर अब तुम गए तो तुम इस सेलिब्रेशन जो है वो मिस कर दोगे, अगर अब तुम गए तो तुम सेलिब्रेशन मिस कर दोगे। वैसे तो ये इसमें कंडीशन का वो नहीं है, केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चल रहा है, तो यहाँ पर है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड लगेगा। इफ यू वेंट नाउ यू वुड मिस द सेलिब्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पे वैसे होना चाहिए था इफ यू लीव नाउ यू विल मिस द सेलिब्रेशन, क्योंकि ये इसमें कोई कहीं से भी कोई काल्पनिक सिचुएशन नहीं दिख रही है। लेकिन अगर तुम अब जाते हो, अगर तुम अब गए, तो ये काल्पनिक मुझे दिख नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह से हमें ये लगाना पड़ रहा है। Now the next one is तो यहाँ आएगा आपका, वैसे तो यह सेंटेंस ही अजीब सा है, लेकिन वेंट की वजह से मैंने अभी आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर वुड का यूज करना पड़ा। आई डोंट थिंक द टीचर दिस पोयम येट। देखिए भाई, येट है यानी कि अभी तक, ये आपका एडवर्ब आया और टाइम बताता हुआ एडवर्ब आया अभी तक के सेंस में। अभी तक का मतलब है अभी तक ये काम नहीं हुआ है, मतलब अभी तक लेटेस्ट फॉर्म में ये काम नहीं हुआ। और येट हम कौन से टेंस के साथ यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ये हमारे कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो टाइम डिनोटिंग एडवर्ब्स होते हैं, और इसमें हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। आई डोंट थिंक द टीचर हैज डिस्कस्ड दिस पोयम येट, तो येट के सेंस में हम यहाँ पर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। आई शैल सर्टेनली वर्क ऑल नेक्स्ट वीक एक्सेप्ट व्हेन इट ए इज रेनिंग, बी वुड रेन, विल बी रेनिंग, विल रेन। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा भी होगा कि बीपीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था। आई शैल सर्टेनली वर्क ऑल नेक्स्ट वीक एक्सेप्ट, मैं पूरे सप्ताह काम करूंगा, तब कब, जब बारिश हो रही हो, उसको छोड़कर, तो एक्सेप्ट व्हेन इट इज रेनिंग। तो ये हुए हमारे क्वेश्चंस, लिटरेचर और ग्रामर दोनों के क्वेश्चंस जो है वो कवर किए हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम सिर्फ लिटरेचर और सिर्फ ग्रामर से या सिर्फ लिटरेचर से नहीं निकाला जा सकता। हालांकि कुछ एग्जाम्स आजकल इतने अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं कि कोई सा, जैसे झारखंड वाले जो हैं वो एक भी ग्रामर का क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, और बाकी कुछ एग्जाम्स में कभी कभी जो है वो लिटरेचर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ग्रामर ही पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही फील्ड्स पे हाथ अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स अपने और फर्स्ट पेपर भी लेते हैं, यानी कि रीजनिंग, जीएस और मैथ्स, हिंदी वगैरह, उस पर भी अपना हाथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी ढंग की नौकरी करनी है अगर, तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्लेट में सजा के तो किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो उसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, और मिलते हैं कल होपफुली।
तो चलते हैं और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और इसके अलावा एक और चीज़, जैसे आप लोगों ने भी आज यूट्यूब पर देखा होगा कि बिहार का जो वैकेंसी का आ रहा है कि वो शायद भी TRE 3 जो है वो मार्च में हो सकता है। तो जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता उस पर कुछ टिप्पणी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर वो TRE 3 जो है वो मार्च में होता है तो उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर कीजिए। और बाकी तो उसमें अभी एस्टेट वगैरह का भी होना था, मगर पता नहीं वो ये लोग कैसे उस चीज़ को उस टीम में जो है वो उसको कैसे उस चीज़ को उसमें एंटर करवाएंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं पता है। तो फिर भी जो है बस जब तक ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहिए और उसी पर यकीन करिए।